CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 74, अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। यदि आप अपने कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। ये सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन मापेंगे तो आपको भार के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा जो पुनः आंकड़े ही हैं। तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही हम ये भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने, उनकी व्याख्या करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। 4.1 आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नव्या: क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। नरेश: मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूं, परंतु हॉकी वो खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। नव्या: मैं सोचती हूं कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। नरेश: मैं निश्चित नहीं हूं। हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? नव्या और नरेश के बीच की यह बातचीत पृष्ठ के निचले हिस्से में एक चित्र द्वारा बताई गई है। पृष्ठ 75। अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए? क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? ये प्रश्न आपके एक मित्र ने पूछा है जो एक चित्र द्वारा पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में बताया गया है। नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर ये पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। नव्या एक सूची दर्शा रही है। नव्या की सूची: मेहनूर कबड्डी, जुबीमोन हॉकी, सिमरन कबड्डी, नंद सतोलिया यानी पिट्ठू, अंकिता कबड्डी, इमोन हॉकी, युवराज क्रिकेट, रेहाना हॉकी, आरना बैडमिंटन, कोमपाल फुटबॉल, ताहिरा क्रिकेट, पुष्कल सतोलिया यानी पिट्ठू, डेंसी बैडमिंटन, जीविका सतोलिया यानी पिट्ठू, लीला हॉकी, अफशां हॉकी, कीरत क्रिकेट, गुरप्रीत हॉकी, अर्श कबड्डी, भव्या क्रिकेट, साराह कबड्डी, अनाया कबड्डी, जीविशा सतोलिया यानी पिट्ठू, राजेश फुटबॉल, थारा फुटबॉल, सौम्या क्रिकेट, नवजोत हॉकी, हेमल सतोलिया यानी पिट्ठू, देवव्रत फुटबॉल, अनन्या हॉकी, हार्दिक क्रिकेट। वो प्रसन्नतापूर्वक कहती है, मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं। अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूं। कुछ अन्य बच्चे उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं। इस सूची से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए पता लगाएं। 1. नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? 2. उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? 3. अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। 4. परी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उनके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए तथा जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे
आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा, उनके सम्मुख एक क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पृष्ठ 76। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। ए, उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? बी, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? सी, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है? डी, भारत की राजधानी क्या है? चिन्ह के लिए प्रत्येक प्रश्न के आगे एक बॉक्स है। श्री नीलेश एक अध्यापक हैं। उन्होंने नववर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयां लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजियां, बर्फी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क लगाया और जब गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती एक रेखा खींचकर इसे एक चिन्ह के रूप में अंकित किया। यहां एक सारणी दी गई है जिसमें 3 कॉलम हैं। कॉलम 1 मिठाई, कॉलम 2 मिलान चिन्ह, कॉलम 3 विद्यार्थियों की संख्या। जलेबी 5, 1, 6, गुलाब जामुन 5, 4, 9, गुजियां 5, 5, 3, डैश, बर्फी 3, डैश, रसगुल्ला 5, 2, डैश। रिक्त स्थानों में सही उत्तर दीजिए। आइए पता लगाएं। 1, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। ए, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया है? डैश। बी, बर्फी को डैश विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। सी, गुजियां को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? डैश। डी, रसगुल्ले को डैश विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। ई, कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है? डैश। पृष्ठ 77। श्री नीलेश ने अपने कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयां खरीद कर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाइयां खरीदने में सहायता मिली। 2, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि ये पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? आंकड़ों को संगठित यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाइयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही मिलान चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। संख्याएं 6, 9 आदि चुनी गई मिठाइयों जलेबी, गुलाब जामुन आदि की क्रमशः बारंबारताएं यानी फ्रीक्वेंसीज हैं। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। यहाँ एक सारणी में ये आंकड़े दिए गए हैं। फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूतों के साइज को आरोही यानी असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया। 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 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 6, 6, 6, 6, 7। आइए पता लगाएं। 1, इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। ए, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज डैश है। बी, कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज डैश है। सी, डैश विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। डी, डैश विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। 2, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई? 3,
क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं? पृष्ठ 78। 4। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को इस सारणी में भरिए। यहाँ एक सारणी है जिसमें 2 कॉलम हैं। कॉलम 1 पेड़, कॉलम 2 पेड़ों की संख्या। पीपल, नीम, ये 2 पेड़ दिए गए हैं कॉलम 1 में। सारणी को अपने उत्तर से पूरा कीजिए। ए, कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला? बी, कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला? सी, क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान थीं? 5। एक कोरा कागज लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चिपकाइए। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज पर यहां बताए गए तरीके के अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों C, E, I, R और X की संख्याएं गिनिए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ 7 कॉलम की एक सारणी दी गई है। कॉलम 1 अक्षर, कॉलम 2 C, कॉलम 3 E, कॉलम 4 I, कॉलम 5 R, कॉलम 6 X, कॉलम 7 स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर। छोटे समाचार में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या अपने उत्तर रिक्त स्थान में दीजिए। ए, सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर डैश है। बी, सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर डैश है। सी, इन 5 अक्षरों C, E, I, R और X को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है? लगभग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा क्रम C, E, I, R और X प्राप्त होने की संभावना है। आपके विचार से ऐसा क्यों है? पृष्ठ 79। डी, वो प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। ई, अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। एफ, यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे? अध्यापक टिप्पणी, विद्यार्थियों को आंकड़ों को संग्रहित और संगठित करने के और अधिक अवसर प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों से यह अनुमान लगाने के लिए कहिए कि उनकी कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय रंग, खेल, खिलौना, विद्यालयी विषय इत्यादि कौन सा है। इसके साथ ही इस विषय में आंकड़े एकत्रित यानी संग्रहित करना एक ऐसा आनंददायक क्रियाकलाप हो सकता है जिससे वे अपने कक्षा सहपाठियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चर्चा कीजिए कि वे आंकड़ों को किस प्रकार विभिन्न विधियों से एकत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक विधि के लाभ और सीमाएं हैं। आइए इन सभी कार्यों का पता लगाएं एवं विद्यार्थियों के साथ इन कार्यों की चर्चा करें। इसके साथ ही उन्हें इन कार्यों को समझने दें। इसके पश्चात विद्यार्थियों को योजना बनाने दीजिए तथा कक्षा के सम्मुख अपनी प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करने दीजिए। 4.2 चित्रालेख। चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ्स बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। यहाँ दिए गए चित्र पर गौर कीजिए। आपने पिछली कक्षाओं में ऐसे चित्र समझे होंगे। यहाँ एक सारणी है जिसमें पहले कॉलम में यात्रा के साधन दिए गए हैं। दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। हर चिन्ह का मतलब है एक विद्यार्थी। निजी कार 4, सार्वजनिक बस 5, विद्यालयी बस 11, साइकिल 3, पैदल 7। ये चित्र आपको विद्यार्थियों द्वारा यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों को एक ही बार में समझने में सहायता करेगा। इस चित्र के आधार पर अगले प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पृष्ठ 80। यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? चित्रालेख आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाता है। इससे आंकड़ों के विषय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही दृष्टि में देने में सहायता मिलती है। दिए गए चित्रालेख में एक इकाई या प्रतीक यानी सिंबल का प्रयोग एक विद्यार्थी को दर्शाने के लिए किया गया है। ऐसे चित्रालेख भी होते हैं जहां एक इकाई या प्रतीक अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण, नंद किशोर ने बेरसिया में अपने मिडिल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं प्रश्न के उत्तर एकत्रित किए। उसने इन आंकड़ों का एक चित्रालेख तैयार किया। यहां इस सारणी में 2 कॉलम हैं। कॉलम 1 प्रतिक्रिया, कॉलम 2 बच्चों की संख्या। एक चिन्ह का मतलब 10 बच्चे। सदैव 50, कभी कभी 30, कभी नहीं 40। दिए गए चित्रालेख के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. उन बच्चों की संख्या क्या है जो सदैव रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? 2. कितने विद्यार्थी कभी कभी ही रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं? 3. कितने बच्चे सदैव रात्रि में 9 घंटे से कम सोते हैं? स्पष्ट कीजिए कि आपने किस प्रकार उत्तर प्राप्त किया। हल। 1. सारणी में सदैव के सम्मुख 5 चित्र हैं। प्रत्येक चित्र 10 बच्चों को दर्शाता है, अतः 5 चित्र प्रदर्शित करते हैं 5 गुणा 10 यानी 50 बच्चे। 2. कभी कभी के सम्मुख 2 पूर्ण चित्र और एक आधा चित्र है, अतः केवल कभी कभी न्यूनतम 9 घंटे सोने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 जमा 5 यानी 25 है। पृष्ठ 81। 3. कभी नहीं के सम्मुख 4 पूर्ण चित्र हैं, अतः 4 गुणा 10 यानी 40 विद्यार्थी कभी भी रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे नहीं सोते हैं, अर्थात वे सदैव 9 घंटे से कम सोते हैं। एक चित्रालेख खींचना। एक दिन लखनपाल ने इन आंकड़ों को संग्रहित किया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। इस सारणी में 2 रो हैं। रो 1 कक्षा, रो 2 विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 1 विद्यार्थियों की संख्या 3, कक्षा 2 5, कक्षा 3 4, कक्षा 4 2, कक्षा 5 0, कक्षा 6 1, कक्षा 7 5, कक्षा 8 7। उसने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक चित्रालेख बनाया और उसमें एक विद्यार्थी को एक चिन्ह से दर्शाने का निर्णय लिया। अनुपस्थित विद्यार्थियों और कक्षा का ये चित्रालेख यहाँ चित्र में बताया गया है। इसी समय उसके मित्रों जरीना और संगीता ने उन विद्यार्थियों के आंकड़े संग्रहित किए जो प्रत्येक कक्षा में उपस्थित थे। सारणी के अनुसार आंकड़े कुछ ऐसे हैं। कक्षा 1 विद्यार्थियों की संख्या 30, कक्षा 2 35, कक्षा 3 20, कक्षा 4 25, कक्षा 5 30, कक्षा 6 25, कक्षा 7 30, कक्षा 8 20। यदि वे इन आंकड़ों को चित्रालेख के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अब भी एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे जैसा कि लखनपाल ने किया था? यदि हां, तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? पृष्ठ 82। जरीना ने इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि यहां अनेक विद्यार्थी हैं, इसलिए उसने चिन्ह को 5 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया। उसने इसकी आकृति बनाई जिससे समय और स्थान दोनों की बचत हुई।
यहाँ कक्षा और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या चित्रालेख द्वारा बताई गई है। एक चिन्ह यानी 5 विद्यार्थी। संगीता ने एक चिन्ह से 10 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय लिया, इसलिए उसे चित्रालेख में 25 विद्यार्थियों और 35 विद्यार्थियों को दर्शाने में समस्या हुई। तब उसने सोचा कि वो 5 विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए आधे चिन्ह का उपयोग कर सकती है। यहाँ कक्षा और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या चित्रालेख द्वारा बताई गई है। एक चिन्ह यानी 10 विद्यार्थी। यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो एक ऐसा चित्रलेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती हैं? पृष्ठ 83। चित्रालेख आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय और सुझावित विधि है। ये आंकड़ों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। चित्रालेख प्रश्नों के उत्तर देने और आंकड़ों के विषय में तुरंत निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। दिए गए उदाहरणों में मनपसंद खेलों, मनपसंद रंगों, परिवहन के सबसे आम साधनों, अनुपस्थित छात्रों इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए। चित्रालेखों को पढ़कर हम विभिन्न वर्गों की बारंबारता और उनकी तुलना को तुरंत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, हॉकी आदि। चित्रालेख में वर्गों को क्षैतिज अक्ष अथवा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए उस वर्ग की बारंबारता के अनुसार निर्दिष्ट स्तंभों या पंक्तियों में सरल चित्र और प्रतीक बनाए जाते हैं। एक पैमाना या कुंजी। उदाहरण के लिए चिन्ह 1 विद्यार्थी के लिए है अथवा 5 विद्यार्थियों के लिए, को ये दर्शाने के लिए जोड़ते हैं कि प्रत्येक चिन्ह या चित्र क्या प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चिन्ह या चित्र एक या अधिक इकाई को प्रदर्शित कर सकता है। एक ऐसे चित्रालेख को बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिसके आंकड़ों की मात्रा अधिक है या उसकी बारंबारता पैमाने के ठीक गुणज न हो। आइए पता लगाएं। 1. दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिन्नौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाता है। दिन, पुस्तकों की संख्या, जहां एक चिन्ह यानी एक पुस्तक। सोमवार 5, मंगलवार 4, बुधवार 2, बृहस्पतिवार 0, शुक्रवार 5, शनिवार 8। पृष्ठ 84। ए. किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं? बी. सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गईं? सी. किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं? इसका संभव कारण क्या हो सकता है? 2. मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांवों से 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्याएं यहां दी हुई हैं। दुकानदार, बेची गई पतंगों की संख्या: चमन 250, रानी 300, रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनम बेन 700। एक चित्रालेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग के चिन्ह से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए. रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे? बी. किसने अधिकतम संख्या में पतंगें खरीदी? सी. जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगें खरीदी? डी. रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगें खरीदी। क्या वो सही है? क्यों? 4.3 दंड आलेख। क्या आपने टीवी या समाचार पत्र में इस प्रकार के आलेख देखे हैं? पृष्ठ 85। चित्रालेखों की तरह ही दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान,
विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसी सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता कर सकते हैं। यद्यपि जब आंकड़ों की मात्रा अधिक होती है तब उन्हें चित्रालेख द्वारा प्रस्तुत करने में न केवल समय अधिक लगता है बल्कि कभी कभी कठिन भी हो जाता है। आइए जानें किस प्रकार इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ एक चित्र के रूप में एक दंड आलेख दिया गया है जो लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है विषय के बारे में बताता है। ये IUCN रेड लिस्ट में पशु प्रजातियों की संख्या वर्ग के अनुसार बनाया गया है। इस दंडालेख में 2007 से लेकर 2022 तक की जानकारी दी गई है। आंकड़ों की मात्रा 0 से 20,000 तक जाएगी। यहाँ एक और सारणी दी गई है जिसमें कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। कक्षा 1 3, कक्षा 2 5, कक्षा 3 4, कक्षा 4 2, कक्षा 5 0, कक्षा 6 1, कक्षा 7 5, कक्षा 8 7। उसने इन्हीं आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित हैं। पृष्ठ 86। यहाँ पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक दंड आलेख द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या को समझने का प्रयास कीजिए। 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी। प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या का इससे आसानी से पता चल जाएगा। अध्यापक टिप्पणी: यदि विद्यार्थियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो उन्हें समदूरस्थ क्षैतिज रेखाओं के बारे में बताइए। स्पष्ट कीजिए कि बाईं ओर क्रमागत संख्याओं के प्रत्येक युग्म के बीच में समान रिक्त स्थान हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए। 1. कक्षा 2 में उस दिन डैश विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 2. किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे? डैश। 3. उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी? डैश। दंड आलेखों को बनाते समय समान चौड़ाई के दंड जिनके बीच दूरी समान हो क्षैतिज रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में खींचे जा सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक दंड की लंबाई या ऊंचाई दी गई संख्या को दर्शाती है। पृष्ठ 87। जैसा कि हमने चित्रालेखों में देखा था, बारंबारताएं बड़े होने पर एक पैमाना या स्केल या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़े पर जरा गौर करें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या यहाँ दंड आलेख में दी गई है। लंबाई की 1 इकाई 100 वाहनों को दर्शाती है। वाहनों की संख्या और समय अंतराल से हम ये समझ सकते हैं। यहाँ गौर किया जाना चाहिए कि इस चौराहे पर अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल प्रातः 7 से 8 है। दंड आलेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 वाहन गए हैं। दूसरा लंबा दंड प्रातः 8 से 9 के लिए है। इस दौरान इस चौराहे से होकर 1000 वाहन गए हैं। इसी प्रकार न्यूनतम यातायात सबसे छोटे दंड द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल प्रातः 6 से 7 है। इस दौरान केवल लगभग 150 वाहन ही इस चौराहे से होकर गए हैं। दूसरा छोटा दंड समय अंतराल प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे का है, जब चौराहे से 600 वाहन गुजरे हैं। 2 घंटे के अंतराल प्रातः 8 से 10 के दौरान इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या लगभग 1000 + 800 यानी 1800 वाहन हैं,
जो इस दंड आलेख द्वारा बताए गए हैं। पृष्ठ 88। आइए पता लगाएं। 1. प्रातः 6 और दोपहर 12 बजे के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे? 2. आपके विचार से इस समय प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटे में इतना कम यातायात क्यों रहा? 3. आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा? 4. आपके विचार से प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा? उदाहरण, यहां भारत की जनसंख्या करोड़ में एक दंड आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ये आंकड़े 1951 से लेकर 2001 के बीच के हैं। ये दंड आलेख 50 वर्षों के अंतराल में प्रत्येक दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। प्रदर्शित की गई संख्याएं करोड़ों में हैं। यदि आपको एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए 1 इकाई लेनी पड़े तब दंड बनाना संभव नहीं है। अतः हमने 1 इकाई का पैमाना 10 करोड़ लिया है। ये दंड आरेख उक्त चित्र में प्रदर्शित है। अतः 5 इकाई का दंड 50 करोड़ तथा 8 इकाई का दंड 80 करोड़ प्रदर्शित करता है। पृष्ठ 89। इस दंड आरेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 4.4 दंड आलेख खींचना। पिछले एक उदाहरण में श्री नीलेश ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की पसंद की मिठाइयों के लिए एक बारंबारता सारणी तैयार की थी। आइए इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख तैयार करें। 1. सर्वप्रथम हम एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा के अनुदिश हम प्रत्येक मिठाई का नाम लिखेंगे तथा रखेंगे जिन पर दंड उनकी संगत बारंबारताओं के अनुसार खींचे जाएंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाली बारंबारताएं लिखेंगे। सारणी कुछ ऐसी है: मिठाई, विद्यार्थियों की संख्या, जलेबी 6, गुलाब जामुन 9, गुजियां 13, बर्फी 3, रसगुल्ला 7। 2. हमें एक पैमाना अवश्य चुनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि एक दंड की 1 इकाई लंबाई से कितने विद्यार्थी दर्शाए जाएं, ताकि आलेख हमारे कागज पर अच्छे प्रकार से खींचा जा सके। यहाँ हम 1 इकाई लंबाई द्वारा 1 विद्यार्थी को दर्शाएंगे। 3. जलेबी के लिए हम 6 इकाई की ऊंचाई, जो मिठाई जलेबी की बारंबारता है, का एक दंड खींचेंगे। इसी प्रकार अन्य मिठाइयों के लिए भी हम उन्हीं ऊंचाइयों के दंड खींचेंगे जितनी उनकी बारंबारताएं हैं। पृष्ठ 90। 4. इस प्रकार हमें कुछ ऐसा दंड आलेख प्राप्त होता है। यहाँ एक चित्र के माध्यम से ये दंड आलेख दिया गया है जिसमें विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद बताई गई है। मिठाइयाँ और विद्यार्थियों की संख्या पर ध्यान दीजिए। जब बारंबारताएं बड़ी होती हैं तो हम 1 इकाई लंबाई बराबर एक संख्या यानी बारंबारता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब हमें एक भिन्न पैमाने को चुनने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने चित्रालेखों की स्थिति में किया था। उदाहरण, स्मृति द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या यहाँ सारणी में दी गई है। मैच रन: मैच 1 80, मैच 2 50, मैच 3 10, मैच 4 100, मैच 5 90, मैच 6 0, मैच 7 90, मैच 8 50। इस उदाहरण में न्यूनतम स्कोर 0 है तथा अधिकतम स्कोर 100 है। 1 इकाई लंबाई बराबर 1 रन का पैमाना लेने का अर्थ ये होगा कि हमें 1 के कदमों यानी स्टेप्स में
0 से 100 रनों को लेना होगा। ये अनावश्यक रूप से जटिल होगा। आइए इसके स्थान पर हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 रन लेते हैं। हम इस पैमाने को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करते हैं तथा प्रत्येक मैच के स्कोर के अनुसार दंडों को खींचते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों को बताने वाला दंड आलेख हमें अगले पृष्ठ पर प्राप्त होता है। पृष्ठ 91। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक दंड आलेख दिया गया है जिसमें स्मृति द्वारा बनाए गए रन समझ में आते हैं। मैच और रन पर ध्यान दीजिए। उदाहरण, यहां दी गई सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में मासिक व्यय दर्शाती है। यहां इस सारणी में 2 कॉलम हैं, मद और व्यय रुपयों में। मकान किराया 3000, भोजन 3400, शिक्षा 800, बिजली 400, परिवहन 600, विविध 1200। इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाने के ये चरण हैं। 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा के अनुदेश मद अंकित कीजिए और उनके बीच में समान दूरी रखिए। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश संगत व्यय अंकित कीजिए। पृष्ठ 92। समान चौड़ाई के दंड इस प्रकार बनाइए कि उनके बीच में समान यानी रिक्त स्थान दूरी रहे। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश एक उपयुक्त पैमाना चुनिए। मान लीजिए कि 1 इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये है तथा फिर संगत मानों यानी 200, 400 इत्यादि को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करके लिख दीजिए। अंततः विभिन्न मदों के लिए दंडों की ऊंचाइयां यहां बताए अनुसार परिकलित कीजिए। मकान किराया 3000 भाग 200 15 इकाई, भोजन 3400 भाग 200 17 इकाई, शिक्षा 800 भाग 200 4 इकाई, बिजली 400 भाग 200 2 इकाई, परिवहन 600 भाग 200 3 इकाई, विविध 1200 भाग 200 6 इकाई। उपरोक्त चरणों के आधार पर दिया गया दंड आलेख कुछ ऐसा होगा। यहाँ पृष्ठ के निचले हिस्से में यह दंड आलेख एक चित्र की मदद से समझाया गया है। पृष्ठ 93। दंड आलेख का प्रयोग इन प्रश्नों का उत्तर देने में कीजिए। 1. किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और उससे कम व्यय करता है? 2. क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है? 3. क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? आइए पता लगाएं। 1. सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। ये आंकड़े एक सारणी में बताए गए हैं। घुन 6, झांझा यानी सूंड 10, भृंग यानी झींगुर 5, तितलियां 3, टिड्डा 2। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। 2. पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े संग्रहित किए। शहर, टिकटों की संख्या: विदिशा 24, जबलपुर 20, सिवनी 16, इंदौर 28, सागर 16। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। पृष्ठ 94। यहां पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में यह दंड आलेख दिया गया है। ए. दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। बी.
दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। सी, विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है। इस आलेख के लिए पैमाना यानी स्केल क्या है? डी, सागर के लिए सही दंड खींचिए। ई, स्केल यानी पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। एफ, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं? यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। 3, चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। यहां ये सूची दर्शाई गई है। पृष्ठ 95। ए, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। बी, परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया? सी, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते तो आप ये कार्य किस प्रकार करते? संबंधित चरणों या प्रक्रिया को लिखिए। 4, एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। अब वो संख्या ज्ञात कीजिए। ए है, बी जो अधिकतम बार आई है, सी जो समान बार आई है। 5, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण सारणी फैज ने तैयार की। ये सारणी यहां दी गई है। लिए गए विकेट, मैचों की संख्या 0, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 3, 5, 5, 6, 1, 7, 1। ए, ये सारणी क्या सूचना प्रदान करती है? बी, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? सी, इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? पृष्ठ 96। डी, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? ई, मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3 आदि 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों? एफ, अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए हैं? इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे? 6, यहां दिए गए चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। गांव, ट्रैक्टरों की संख्या। एक चिन्ह का मतलब है एक ट्रैक्टर। गांव ए 6, गांव बी 5, गांव सी 8, गांव डी 3, गांव ई 6। इस चित्रालेख पर ध्यान दीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? बी, किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? सी, गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? डी, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। क्या वो सही है? पृष्ठ 97। 7, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा बताई गई है। कक्षा 1, यहां एक चिन्ह का मतलब है 4 छात्राएं। कक्षा 1 छात्राओं की संख्या 24, कक्षा 2 18, कक्षा 3 20, कक्षा 4 14, कक्षा
5, 10, कक्षा 6, 16, कक्षा 7, 12, कक्षा 8, 6। इस चित्रालेख पर ध्यान दीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? बी, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? सी, यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? डी, कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं? पृष्ठ 98। 8, मुधोल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्याएं इस प्रकार हैं: गांव ए 18, गांव बी 36, गांव सी 12, गांव डी 48, गांव ई 18, गांव एफ 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा? बी, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे? सी, कामिनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी। क्या वो सही है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। 9, 120 विद्यालयी विद्यार्थियों का ये ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। पसंदीदा क्रियाकलाप: विद्यार्थियों की संख्या, खेलना 45, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग करना 15 है। 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल या पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है? पृष्ठ 99। 10, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण यहां दिए गए दंड आलेख में वर्णित है। दिन और लगाए गए पौधों की संख्या पर ध्यान दीजिए। ए, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। बी, पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। सी, अधिकतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए। आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है? सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए? क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं? आप किस प्रकार ये प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही हैं? 11, भारत में बाघों यानी टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच
बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया, परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई हैं। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं तथा इन्हें ठीक कर सकते हैं? पृष्ठ 100। यहां ये सभी आंकड़े एक सारणी तथा एक दंड आलेख के रूप में दर्शाए गए हैं। चित्रालेख की ही तरह दंड आलेख भी आंकड़ों को दर्शाने की सुंदर चित्रीय विधि है। ये समान दूरस्थ दंडों के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाते हैं जिनकी चौड़ाई एक समान होती है। इन दंडों की लंबाइयां या ऊंचाइयां विभिन्न श्रेणियों की बारंबारताएं होती हैं। प्रत्येक श्रेणी को एक दंड द्वारा दर्शाया जाता है जिसकी लंबाई या ऊंचाई संगत बारंबारता, उदाहरणतः व्यय या राशि, उदाहरणतः रन, को प्रदर्शित करती है। दंडों के बीच में समान दूरी ये इंगित करती है कि वे स्वतंत्र खड़े हैं तथा ये समान श्रेणियों को दर्शाते हैं। बारंबारता सारणी की तुलना में दंड आलेख अधिक तेजी से आंकड़ों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। एक दंड आलेख को पढ़ने से हम विभिन्न श्रेणियों यानी वर्गों के आंकड़ों की एक ही दृष्टि में तुलना कर सकते हैं। दंड आलेख के लिए उसके आंकड़ों में सम्मिलित न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों को देखते हुए पैमाने का चयन करना चाहिए। उदाहरणतः 1 इकाई लंबाई बराबर 1 विद्यार्थी अथवा 1 इकाई लंबाई बराबर 200 रुपये, जिसमें परिणामतः प्राप्त दंड आलेख कागज या पोस्टर पर ठीक से प्रदर्शित हो सके और देखने योग्य हो। पैमाने के अनुसार इकाई लंबाइयों का चिन्हीकरण 0 से प्रारंभ होना चाहिए। अध्यापक टिप्पणी। आंकड़ा प्रबंधन के अधिगम यानी लर्निंग का मुख्य बिंदु ये है कि आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे विद्यार्थी किसी परिकल्पना की जांच करने या विशिष्ट निर्णय लेने के लिए एक विशिष्ट प्रश्न या जांच के उत्तरों को ज्ञात करने में समर्थ हो जाएं। इसी बिंदु को आंकड़ों के संग्रह, संगठन और विश्लेषण के अभ्यास अवसरों को प्रदान करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। पृष्ठ 101। 4.5 कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार। पिछले अनुच्छेद में वर्णन किए गए चरणों के अतिरिक्त आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाने के लिए कुछ अन्य अधिक कलात्मक और सौंदर्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जा सकता है जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन जाएं। जब आंकड़ों को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख, चित्रालेख आदि का प्रयोग किया जाता है, तब ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों को इच्छित स्थान पर उचित प्रकार से रखा जाए। उदाहरणार्थ, जैसा कि हमने पहले भी ध्यान दिया कि ये कार्य उपयुक्त पैमाना चुनकर किया जा सकता है। ये भी वांछनीय है कि आंकड़े ध्यान देने पर आकर्षक और सरलता से समझने योग्य हों, जिससे उसे देखने वाला उससे दी जाने वाली सूचना को आसानी से समझ सके। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यहाँ एक सारणी दी जा रही है जिसमें प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत के नाम के साथ उसकी संगत ऊंचाई मीटर में दी गई है। महाद्वीप, सबसे ऊंचे पर्वत, ऊंचाई। एशिया, एवरेस्ट 8,848 मीटर। दक्षिणी अमेरिका, एकोंकागुआ 6,962 मीटर। उत्तरी अमेरिका, देनाली 6,194 मीटर। अफ्रीका, किलिमंजारो 5,895 मीटर। यूरोप, एल्ब्रस 5,642 मीटर। एंटार्क्टिका, विंसन मैसिफ 4,892 मीटर।
ऑस्ट्रेलिया, कोसियुस्को 2228 मीटर। माउंट एवरेस्ट माउंट कोसियुस्को से कितना ऊंचा है? क्या माउंट देनाली और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाइयों में बहुत अधिक अंतर है? इन तथ्यों को संख्याओं की सारणी से जान पाना इतना सरल नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी ध्यान दिया, हम संख्याओं की इस सारणी को एक दंड आलेख के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 102 पर किया गया है। यहाँ प्रत्येक मान को एक क्षैतिज दंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये स्वयं के द्वारा निरूपित संख्याओं के अनुसार लंबे या छोटे हैं। इनसे एक ही बार में इन पर्वतों की ऊंचाइयों की तुलना करना सरल हो जाता है। पृष्ठ 102। यहाँ इन पर्वतों की ऊंचाइयां एक दंड आलेख के रूप में दर्शाई गई हैं। ये दंड ऊंचाइयां दर्शाते हैं, अतः इस चित्र को इस प्रकार घुमाया जाए कि ये दंड पर्वत ऊर्ध्वाधर हो जाएं। इस तरह ये दंड पर्वत अधिक ध्यान आकर्षित एवं समझने में सरल होंगे। ऊर्ध्वाधर दंडों वाला दंड आलेख स्तंभ आलेख यानी कॉलम ग्राफ भी कहलाता है। स्तंभ में खंभे यानी पिलर्स हैं, जिन्हें आप किसी भवन में छत को टिकाए रखते हुए देख सकते हैं। यहाँ आगे इन ऊंचे पर्वतों की सारणी के लिए एक स्तंभ आलेख दिया गया है। इस स्तंभ आलेख से इन पर्वतों की ऊंचाइयों की तुलना करना तथा इनका चित्रण करना सरल हो जाता है। पृष्ठ 103। सामान्यतः आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाना अधिक सहज एवं विचारोत्तेजक है। जिन ऊंचाइयों को भूमि तल से ऊपर की ओर मापा जाता है, उन्हें ऊर्ध्वाधर दंडों या स्तंभों द्वारा दर्शाना अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार वे लंबाइयां जो भूमि के समांतर हैं, उदाहरण पृथ्वी पर किन्हीं स्थानों के मध्य दूरियां, उन्हें प्रायः क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेखों से दर्शाना अधिक उपयुक्त है। आइए पता लगाएं। 1. यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आंकड़ों को चित्रीय रूप से दर्शाना चाहते हैं, तो क्या आप क्षैतिज दंडों वाले आलेख का उपयोग करना चाहेंगे या ऊर्ध्वाधर दंडों वाले आलेख का? क्यों? 2. यदि आप प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं, तो आप ऊर्ध्वाधर दंडों वाले या क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेख में से किसको प्राथमिकता देंगे? क्यों? इस सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा फिर संगत सारणी और दंड आलेख बनाइए। किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदियां हैं? इन्फोग्राफिक्स। जब दंड आलेखों जैसे आंकड़ों के चित्रीयकरणों को अधिक विस्तृत कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है, तो ये सूचना ग्राफिक्स यानी इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स कहलाती है। इन्फोग्राफिक्स का उद्देश्य आकर्षक दृश्यों का उपयोग करके सूचना को और अधिक स्पष्ट और शीघ्रता से आकर्षक तरीके से संप्रेषित करना है। उदाहरण के रूप में उपर्युक्त उल्लेखित प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों की सूची को देखते हैं। सबसे ऊंचे पर्वतों की सूची पर ध्यान देते हैं। हमने पर्वतों को और अधिक सूचनीय बनाने के लिए क्षैतिज के स्थान पर ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग किया, परंतु हम आयत के स्थान पर त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पर्वत के समान दिखाई देते हैं। साथ ही हम इसमें रंगों का भी संयोजन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ पृष्ठ 104। यहाँ पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक इन्फोग्राफिक दिया गया है।
ये इन्फोग्राफिक प्रथम दृष्टि में अधिक आकर्षक और सुझावित दिखाई देता प्रतीत हो सकता है, वहीं इसमें कुछ कठिनाइयां भी होती हैं। पहले दंड आलेख का हमारा लक्ष्य विभिन्न पर्वतों की ऊंचाइयों को उपयुक्त ऊंचाइयों के दंडों के माध्यम से दर्शाया है, परंतु इन दंडों की चौड़ाइयां समान होनी चाहिए। समान चौड़ाइयों का उपयोग करने का उद्देश्य केवल ये स्पष्ट करना था कि हम केवल ऊंचाइयों की तुलना कर रहे हैं, परंतु इस इन्फोग्राफिक में ऊंचे त्रिभुज चौड़े भी अधिक हैं। क्या ऊंचे पर्वत सदैव चौड़े होते हैं? ये इन्फोग्राफिक एक अतिरिक्त सूचना भी दे रहा है जो भ्रामक हो सकती है या गलत भी हो सकती है। अकस्मात कभी कभी अधिक आकर्षक चित्र सूचना के स्तर पर भ्रामक भी कर सकते हैं। इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए तथा आलेख को चित्रीय रूप से और अधिक उत्प्रेरक और सांकेतिक बनाने के लिए हम इन पर्वतों के आकारों में और अधिक परिवर्तन कर सकते हैं ताकि वे और पर्वतों जैसे दिखें। इसके साथ ही ऊंचाइयों को वहीं रखते हुए अन्य विवरण भी जोड़ सकते हैं। उदाहरणतः हम एक काल्पनिक पर्वत श्रृंखला की रचना कर सकते हैं जिसमें ये सभी पर्वत सम्मिलित हों। क्या अगले पृष्ठ पर दिया गया इन्फोग्राफिक समान चौड़ाई वाले आयताकार स्तंभों वाले दंड आलेख से उत्तम है? ये पर्वत अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु क्या ये चित्र सही है? उदाहरणार्थ, एवरेस्ट एल्ब्रस की तुलना में दुगुना लंबा प्रतीत होता है। पृष्ठ 105। यहां पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च पर्वत चोटियां एक चित्र के रूप से समझाई गई हैं। 5642 गुणा 2 क्या है? आंकड़ों को दृश्य रूप से आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए कि जो चित्र हम प्रदर्शित कर रहे हैं कहीं वे हमें तथ्यों के विषय में गलत जानकारी तो प्रदान नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः इन्फोग्राफिक्स को बनाते या पढ़ते समय सावधानी रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने वांछित श्रोताओं को भ्रमित नहीं करें और ना ही स्वयं भ्रमित हों। सारांश: तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरण जो उन वस्तुओं के बारे में सूचना प्रदान करते हैं आंकड़े कहलाते हैं। सरलतम रूप से विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए आंकड़ों को मिलान चिन्हों का उपयोग करके एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया जा सकता है। विशिष्ट मान, मापन अथवा प्रेक्षण जितनी बार प्रकट होते हैं वो संख्या उनकी बारंबारता कहलाती है। पृष्ठ 106। चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों या वस्तुओं के भागों के रूप में दर्शाते हैं। प्रत्येक चित्र एक बारंबारता को दर्शाता है जो एक या एक से अधिक हो सकती है। इसी को चित्रालेख का पैमाना या स्केल कहा जाता है तथा इसे अवश्य ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। दंड आलेखों में समान चौड़ाई के दंड होते हैं जिनसे लंबाई या ऊंचाई उनके प्रकट होने की बारंबारता सूचित की जाती है। लंबाई या ऊंचाई को बारंबारता में बदलने वाले स्केल को पुनः निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आंकड़ों के विषय में सही और प्रभावी वांछित सूचनाएं देने के लिए तथा आलेख को चित्रीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए चित्रालेख या दंड आलेख के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनना महत्वपूर्ण है। एक आलेख के अन्य पहलू भी उसके प्रभावीकरण और चित्रीय आकर्षण में योगदान प्रदान करते हैं, जैसे कि किस प्रकार रंगों का उपयोग किया गया है, साथ में कौन कौन से चित्र खींचे गए हैं तथा ये कि क्या दंड क्षैतिज हैं या ऊर्ध्वाधर हैं। ये पहलू आंकड़ा प्रबंधन प्रस्तुतिकरण के
कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्षों के संगत हैं। यद्यपि आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को अधिक आकर्षक या फैंसी बनाना कभी कभी भ्रामक होकर गलत धारणा पर पहुंचा सकता है। चित्रालेखों और दंडालेखों को सही पढ़ने से हम प्रस्तुत आंकड़ों को तुरंत ही समझ सकते हैं तथा उनके विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अध्याय 4 यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।